हेलो एवरीवन, सभी मित्रों को मेरा नमस्ते और जय श्री राम। मित्रों, जो आज का ये वीडियो है, इस वीडियो के अंदर हम जो बीएड या बीएसटीसी के अंदर लेसन प्लान बनता है या एक सत्रीय डायरी होती है मुक्त वायु शिविर नाम से, तो उस डायरी के बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे। उसके अंदर अपने को क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को। मित्रों, आज की अपनी लेसन डायरी है जो आपकी बीएड और बीएसटीसी दोनों में काम आती है। तो उसका नाम है मुक्त वायु शिविर। मुक्त वायु शिविर का मतलब एक बार अपन जान लेते हैं कि ये क्या चीज़ होती है। जैसे मुक्त वायु शिविर, तो मुक्त मतलब खुली, जो सारी बंदिशों से या जिसके अंदर कोई बंदिशें नहीं होती है तो मुक्त हो गई। तो वायु जो सो स्वतंत्र रूप से, और शिविर ऐसी जगह जिससे स्वतंत्र रूप से अपन क्या प्राप्त कर सकें, ज्ञान प्राप्त कर सके। तो ऐसी जगह जहाँ पर आपको बिना किसी पाबंदियों के आपके अध्ययन और अधिगम की क्रिया संपन्न हो सकती है, उस चीज़ को अपन मुक्त वायु शिविर के नाम से जान सकते हैं। तो जो मुक्त वायु शिविर है, आपको अपन ये किस प्रकार से मिलेगा, जैसे कि मुक्त रूप से अपन बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे खेलते हैं तो अपन आराम से स्वतंत्र खेल सकते हैं, उसी तरह जैसे मुक्त रूप से अगर किसी चीज़ से अगर ज्ञान प्राप्त किया जाता है तो उस चीज़ को अपन मुक्त वायु शिविर के अंतर्गत ले सकते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है आपका जो मुक्त वायु शिविर है, उसका सबसे अच्छा उदाहरण है एक तरह से भ्रमण करना या टूरिज्म करना, या किसी भी जगह के बारे में घूमना, या स्वतंत्र रूप से रहते हुए उस चीज वस्तु या स्थान के बारे में जानकारी प्राप्त करना, इसका सबसे अच्छा एक उदाहरण है। तो चलिए आज अपन सबसे पहले जो टूरिस्ट होता है या भ्रमण होता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ये होता है अपना मुक्त वायु शिविर। तो जो मुक्त वायु शिविर के अपन अंदर सबसे पहले अपन पढ़ेंगे टूर या भ्रमण के बारे में। तो आपकी हेडिंग हो जाएगी भ्रमण। तो भ्रमण के अंदर अपन लिखेंगे, प्राचीन काल से ही मनुष्य का स्वभाव भ्रमणशील रहा है। मनुष्य को घुमंतु व जिज्ञासु प्रवृत्ति होती है, उसी की प्रगति का मूल आधार यही है। भ्रमण करने की इस प्रक्रिया को देशांतरण कहते हैं। प्राचीन काल में भी अनेक मनुष्यों ने साधनों के अभाव में भी लंबी लंबी यात्राएं की, जिनमें से मेगस्थनीज, हैंसांग, कोलंबस, वास्को डी गामा का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। भ्रमण को शिक्षण का उपयोगी साधन माना जाता है। तो कहने का मतलब है कि जो भ्रमण या टूर होता है उसका बहुत प्राचीन काल से हमारे से संबंध रहा है, और बहुत सारे व्यक्तियों ने भ्रमण के द्वारा जानकारी या शिक्षण को साधन बनाकर काम में लिया है। इसके बाद में आता है अपना जो नेक्स्ट है शैक्षिक भ्रमण या एजुकेशनल टूर, जिसको कहते हैं अपन। जो ये एजुकेशनल टूर होता है मतलब ऐसा आपका भ्रमण हो जो शिक्षाप्रद हो जाए, शिक्षा से संबंधित हो, जिस भ्रमण के माध्यम से आपके अध्ययन अध्यापन की क्रिया में सहायता मिल सके। तो ऐसे भ्रमण को अपन क्या बोल सकते हैं, शैक्षिक भ्रमण बोल सकते हैं या एजुकेशनल टूर, जिसको इंग्लिश में भी कहा जा सकता है। तो ऐसा कोई भी भ्रमण जिससे आप अपने जो शिक्षण की क्रिया है उसको सुव्यवस्थित कर सके या उसके अंदर ज्ञान का विस्तार कर सके, तो उसको अपन शैक्षिक भ्रमण कह सकते हैं। तो चलिए शैक्षिक भ्रमण के बारे में लिखते हैं थोड़ा सा। तो शैक्षिक भ्रमण देशांतरण से वास्तविक तथ्यों का पक्का ज्ञान होता है। इससे छात्रों के अनुभवों में अभिवृद्धि होती है। कहने का मतलब जो शैक्षिक भ्रमण होता है उससे देशांतरण मतलब एक स्थान से, पहले बता चुका हूँ, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना ही क्या कहलाता है, देशांतरण कहलाता है। इससे क्या होता है, देशांतरण से जो छात्र या छात्राएं जो भी है उनके ज्ञान में क्या होती है, अभिवृद्धि होती है। इसके बाद आगे लिखेंगे अपन, शैक्षिक भ्रमण का मुख्य उद्देश्य विभिन्न ऐतिहासिक स्थलों, स्मारकों व औद्योगिक क्षेत्रों का सूक्ष्म निरीक्षण कर वास्तविकता से अवगत होना है। शैक्षिक भ्रमण का जो मुख्य उद्देश्य होता है
वो विभिन्न ऐतिहासिक स्थल हो गए, स्मारक हो गए, वो औद्योगिक क्षेत्र का सूक्ष्म मतलब निरीक्षण कर उनका वास्तविक ज्ञान या अवगत कराना होता है। तो मतलब किसी भी चीज़ का अगर आप शैक्षिक भ्रमण कर रहे हैं तो उसका मुख्य उद्देश्य उसके बारे में सूक्ष्म ज्ञान का प्राप्त करना ही होता है। इसके बाद में अपन आकर लिखेंगे जिसमें छात्र उन स्थानों को जाते हैं जहाँ शिक्षण सामग्री अवलोकित हो सके और उसका क्रियात्मक परिस्थितियों में प्रत्यक्ष रूप से अध्ययन किया जा सके। तो कहने का मतलब कि मतलब छात्र होते हैं जो ऐसे स्थानों का निरीक्षण करते हैं या ऐसे स्थानों को देखने जाते हैं या अवलोकित करते हैं जहाँ पर उनको जो उन्होंने चीज़ें पढ़ी थी उन चीज़ों का उनको क्रियात्मक रूप से प्रत्यक्ष प्रमाण मिले। जैसे मान लो कि आपने कोई किसी चीज़ के बारे में पुस्तक में पढ़ा और अगर उसी चीज़ को अगर आप प्रत्यक्ष रूप से प्रकृति के अंदर देखते हैं तो उस चीज़ को अपन क्रियात्मक रूप से कर रहे हैं। तो क्रियात्मक रूप से करते ही वो चीज़ आपकी जो मस्तिष्क है उसके अंदर अधिक या आपकी स्मृति में अधिक क्रियाशील होगी। तो ये चीज़ होती है आपका जो शैक्षिक भ्रमण होता है उसके लिए ये चीज़ महत्वपूर्ण होती है। इसके बाद में अपन आगे लिखेंगे या आगे चलेंगे। तो उसके सबसे पहले अगर आपने ये चीज़ नहीं लिखी हो तो आप इस चीज़ को एक बार लिख लीजिए। उसके बाद अपन आगे चलते हैं। तो आगे वो लिखेंगे अपन प्रस्तावना। आपकी जो नेक्स्ट हेडिंग होगी वो होगी प्रस्तावना। जो आपकी हेडिंग है प्रस्तावना, प्रस्तावना हेडिंग डाल लीजिए। उस प्रस्तावना के अंदर अपन लिखेंगे पर्यटन जीवन का प्रमुख अंग है। वर्तमान समय में शैक्षिक भ्रमण का शिक्षा के क्षेत्र में विशेष महत्व है। छात्र किसी ऐतिहासिक अथवा सांस्कृतिक स्थल का अवलोकन कर अपने ज्ञान का संवर्धन कर पाते हैं। इसके द्वारा शिक्षा का नीरस वातावरण समाप्त हो जाता है और छात्रों में रोचकता आती है। इस दृष्टि से पर्यटन की भूमिका मानव के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। जो आपका प्रस्तावना है, प्रस्तावना के अंदर आपको ये चीज़ें लिख लेनी है। जैसे मैंने इसके अंदर पहले बता दिया अभी आपको कि जो पर्यटन है वो जीवन का एक प्रमुख अंग है। अपन कहीं भी जाते हैं तो पर्यटन करके ही जाते हैं, जिसको अपन साधारण रूप में घूमना कह सकते हैं। तो वो चीज़ ही पर्यटन है। उसके बारे में आप ये प्रस्तावना इसके अंदर ये लिख लीजिए। प्रस्तावना के बाद में आपके अंदर उसके बाद में आपका टॉपिक आता है या हेडिंग आती है प्रस्तावना के बाद में शैक्षिक भ्रमण के उद्देश्य। जो शैक्षिक भ्रमण है उसके उद्देश्य क्या क्या होते हैं या जो आप शैक्षिक भ्रमण करवा रहे हैं बच्चों को उससे बच्चे के अंदर क्या परिवर्तन होंगे वो ये आपके क्या हो जाएंगे, उद्देश्य हो जाएंगे। तो आपको कम से कम जो शैक्षिक उद्देश्य है वो कम से कम 5 तो लिखने ही लिखने हैं। 5 से ज़्यादा भी आप लिख सकते हैं चाहो तो, लेकिन कम से कम आपको 5 शैक्षिक उद्देश्य तो लिखने ही होंगे। तो जो अपना पहला शैक्षिक उद्देश्य है वो है शैक्षिक भ्रमण छात्रों को विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक महत्व तथा घटनाओं के बारे में जानकारी देता है। सेकेंड वाला उद्देश्य है छात्रों में विभिन्न विषयों के प्रति रुचि विकसित होती है। उसके बाद अपना थर्ड उद्देश्य आता है सैद्धांतिक ज्ञान का संबंध व्यवहारिक ज्ञान से जोड़ना। इसके बाद फोर्थ आता है छात्रों में अवलोकन व निरीक्षण की दशा का विकास करना। ये 4 उद्देश्य आपने लिख लिए। इसके बाद में 4 के बाद में आपका जो 5वां उद्देश्य है वो आता है। 5वां उद्देश्य है अपना 5वां उद्देश्य लगा ले 5वां पॉइंट प्राकृतिक वातावरण में अपनाए गए निष्कर्षों को देखकर उनके पास पहुंचना। मतलब प्राकृतिक वातावरण में जो आपने उपाय अपनाए उनको देखकर उसके निष्कर्ष तक पहुंचना। इसके बाद में जो आपकी हेडिंग आते हैं तो कम से कम 5 तो लिखने होंगे आपको उद्देश्य। उसके बाद में नेक्स्ट हेडिंग होगी वो है अपनी शैक्षिक भ्रमण का शिक्षा में महत्व। जो आप बच्चों को शैक्षिक भ्रमण करवा रहे हैं उसका जो आपकी शिक्षा है, जो आप उसको जो शिक्षा देना चाहते हैं या उसको जो जानकारी देना चाहते हैं उसमें उसका क्या महत्व है उसके बारे में लिखेंगे। तो लिखेंगे इसके अंदर शैक्षिक भ्रमण के माध्यम से विदेशी पर्यटकों से मिलकर यह ज्ञान प्राप्त होता है कि धार्मिक स्थलों से कला की भावनाएं किस प्रकार जुड़ी है। शैक्षिक भ्रमण हमारी किताबों ज्ञान में वृद्धि करता है। भ्रमण के सहारे इतिहास हमें वास्तविक दिखता है। समूचा भूगोल
सत्कार हो उठता है। भ्रमण के द्वारा हम न केवल दैनिक जीवन बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण है। तो कहने का मतलब ये है कि जो उसका महत्व है वो मतलब जो अपन किताबों में पढ़ते हैं ज्ञान, उस किताबी ज्ञान का अपन आराम से उसकी वृद्धि कर सकते हैं, और ताकि अपन वो जो किताबी ज्ञान है अपने को पता चले कि ये वास्तव में उपस्थित है, इसके बारे में ये चीज़ होती है, ताकि उसके अपन उसका महत्व समझ सके। उसके बाद में अगर आपने ये चीज़ लिख ली हो तो इसके बाद में अपना जो नेक्स्ट हेडिंग आता है वो हेडिंग है अपना शैक्षिक भ्रमण का विवरण। हेडिंग है अपनी शैक्षिक भ्रमण का विवरण। जो ये मैंने लिखने में गलती कर दी यहाँ पे, सॉरी। शैक्षिक हेडिंग है आपकी शैक्षिक भ्रमण का वितरण नहीं है, शैक्षिक भ्रमण का विवरण। गलती मत करिएगा आप, एक बार इसको लिख लीजिएगा सही, शैक्षिक भ्रमण का विवरण, ये हेडिंग है आपकी। तो शैक्षिक भ्रमण का विवरण में आपको लिखना है कि आप किस दिन वहाँ से जा रहे हैं, कौन कौन आपके साथ जा रहा है, किस स्थान से निकल रहे हैं, किस स्थान या किस तारीख को आप जा रहे हैं, किस तारीख को वापस आ रहे हैं, उसका पूरा विवरण आपके इसके अंदर होना चाहिए। तो शैक्षिक पर्यटन का दिन, तो जैसे शनिवार के दिन आप जा रहे हैं अपन, तो शनिवार जो भी वार के अंदर आप जा रहे हो तो वो वार डाल दीजिए आप। शैक्षिक पर्यटन की तिथि, मतलब जिस तारीख या जिस तिथि के अंदर आप स्थान या प्रस्थान कर रहे हैं तो आप तिथि डाल दीजिए वहाँ पे। और शैक्षिक पर्यटन का चयनित स्थल, तो मतलब आप जिस बच्चों को आप जिस जगह शैक्षिक पर्यटन करवाना चाह रहे हैं या भ्रमण करवाना चाह रहे हैं, तो उसका जो आपने स्थानों का जो चयन किया है उन स्थानों को आप लिख दीजिए। जैसे जिस जगह पे आप बच्चों को ले जा रहे हैं, जैसे अपन एक शैक्षिक भ्रमण किया था हमने, तो उसके बारे में लिख रहा हूँ। उसके अंदर स्थान हो गए लखनऊ हो गया, आगरा हो गया, मथुरा हो गया और वृंदावन हो गया, तो आदि स्थान हो गए। तो आप बच्चों को जहाँ जहाँ ले जा रहे हैं तो उस स्थानों का आप एक बार वर्णन कर दीजिए कि अपन बच्चों को यहाँ यहाँ शैक्षिक भ्रमण के लिए ले जा रहे हैं। उस दिन की वार डाल दीजिए उस दिन का, और उस दिन की तारीख डाल दीजिए या दिनांक डाल दीजिए। इसके बाद में आगे कुछ और जानकारी वो भी चीज़ लिख दीजिए, आप किस स्थान से पर्यटन प्रारंभ कर रहे हैं, तो उस स्थान या उस स्कूल कॉलेज जहाँ से भी आप प्रारंभ कर रहे हैं, चाहे तो आप उसका आपका स्कूल डाल दीजिए, आपका कॉलेज डाल दीजिए। अगर आप आपके बच्चों को अगर कॉलेज में ही बच्चे आ रहे हैं तो उनको अगर वहाँ से ले जा रहे हैं तो आपका कॉलेज डाल दीजिए। अगर आपका स्कूल जिस स्कूल से अगर आप ले जा रहे हैं बच्चों को, तो वो स्कूल का नाम यहाँ पर आप डाल दीजिए। तो मैंने यहाँ पे संस्थान का नाम डाल दिया है देवकन्या शिक्षण प्रशिक्षण कॉलेज देवकल्ली, ये डाल दिया है मैंने। तो उसके बाद में आपको किस साधन से जा रहे हैं, जिस भी साधन से आप बच्चों को ले जा रहे हैं, जैसे बस, ट्रेन, गाड़ी जो भी है, तो यहाँ पे शैक्षिक पर्यटन का साधन क्या हो गया, बस हो गई, क्योंकि बस से जा रहे हैं बच्चे। तो उसके बाद में आप बच्चों की कितनी संख्या को ले जा रही है, जैसे मान लो कि 10, 20, 30, 40 जो भी बच्चों की आप संख्या, जितनी भी संख्या है वो संख्या को आप दर्शा दीजिए। जैसे छात्राओं की संख्या कितनी होगी, 70 छात्राएँ होगी। मतलब आप जितने भी छात्र जो भी जाना चाह रहे हैं शैक्षिक भ्रमण के लिए, उनकी संख्या डाल दीजिए। तो ये चीज़ आपकी यहाँ पे हो गई। और वो आपके साथ में जो भी शैक्षिक पर्यटन के लिए जो भी आपके अनुदेशक या शिक्षक जो भी साथ में जा रहे हैं, उन शिक्षक का आप विवरण दे दीजिए। जो भी शिक्षक या शिक्षिका या मैडम जो भी आपके साथ में जा रही है, उस शिक्षक या शिक्षिका का आप नाम लिख सकते हैं इसके अंदर। तो जैसे मैंने नाम लिख दिया है, अनीता मैम जा रही है, जैसे सविता मैम जा रही है, मनोज जी सर जा रहे हैं, सोनल जी मैम जा रही है और मुकुल जी सर जा रहे हैं। तो इस तरह से मैंने सभी जितने भी सर थे या मैडम थे उनके अपन ने नाम लिख दिया इसके अंदर। तो उसके बाद में जो अपना लास्ट पॉइंट आता है इसके अंदर विवरण के अंदर, शैक्षिक पर्यटन की समाप्ति तिथि। तो मतलब जिस तिथि को या जिस तारीख को आपका शैक्षिक पर्यटन या जो शैक्षिक भ्रमण है वो समाप्त हो रहा है, तो उसकी आप तारीख डाल दीजिए या दिनांक डाल दीजिए इसके अंदर। तो कहने का मतलब है आप जितने दिन का पर्यटन करें, जैसे 2 दिन का, 3 दिन का, 4 दिन का, तो उस हिसाब से आप ये विवरण दे सकते हैं उसके अंदर, या उसकी दिनांक जो भी परियोजना बना सकते हैं। इसके बाद में जो आपका नेक्स्ट हेडिंग आता है शैक्षिक भ्रमण से पूर्व योजना। जो आप शैक्षिक भ्रमण है उस जाने से पूर्व जो जो योजना बना रहे हैं उस योजना को आप इसके अंदर लिख लीजिएगा। हेडिंग हो जाएगी अपनी शैक्षिक भ्रमण से पूर्व योजना। इसके अंदर अपन लिखेंगे जब हम यात्रा के लिए जाते हैं तो हमें भ्रमण से पूर्व योजना बनानी पड़ती है। यदि हमें उपस्थित लोगों से मिलने की कला नहीं मालूम हो तो सफ़र में बहुत तकलीफ उठानी पड़ती है। शैक्षिक भ्रमण से पूर्व
हमें का स्थान भ्रमण का स्थान एक बार दोबारा से लिख लीजिएगा इसको। जब हम यात्रा के लिए जाते हैं तो हमें भ्रमण से पूर्व योजना बनानी पड़ती है। यदि हमें उपस्थित लोगों से मिलने की कला नहीं मालूम होती तो सफ़र में बहुत तकलीफ उठानी पड़ती है। शैक्षिक भ्रमण से पूर्व हमें भ्रमण का स्थान, भ्रमण का साधन, भ्रमण में गए लोगों की संख्या, भ्रमण का खर्चा, व्यवस्था सामग्री, दवा, साधन आदि का पूर्व ज्ञान कर लेना चाहिए। तो कहने का मतलब है जब भी आप शैक्षिक भ्रमण करने जाएं तो आपको जितनी भी चीज़ों की आवश्यकता हो उसको एक बार पूर्व में योजना बन जानी चाहिए कि अपने को किस स्थान में जाना है, किस स्थान पे रुकना है, किस स्थान पे अपने को खाना खाना है, कौन सी जगह अपने को देखनी है, इस किस स्थान पर जाने के लिए अपने को किस साधन की आवश्यकता पड़ेगी, बच्चों की संख्या कितनी है। तो वो सारी जो जानकारी है वो पूर्व योजना के अंदर आ जाती है। तो ये सारी जितनी भी आपकी ये सारी जानकारी ये पूर्व योजना के अंदर आ जाएगी। तो ये वाली चीज़ आप लिख लीजिएगा इसके अंदर आप लिख लीजिएगा वाली चीज़। इसके बाद में अपना जो नेक्स्ट हेडिंग आती है वो हेडिंग लिखेंगे अपन। अगर आपने ये वाली चीज़ लिख ली हो शैक्षिक भ्रमण से पूर्व योजना, तो अपन नेक्स्ट हेडिंग पे चलते हैं। अपन जो अपना नेक्स्ट हेडिंग है उसकी ओर बढ़ते हैं आगे। लिख लीजिए आप इसको, अगर नहीं लिखा हो तो आप यूज़ करके स्टॉप करके या करके देख सकते हैं। तो अपन आगे लिखेंगे इस वाले में या आगे वाली हेडिंग डालेंगे अपन शैक्षिक भ्रमण का आरंभ। जो आपकी हेडिंग होगी और नेक्स्ट हेडिंग होगी अब शैक्षिक भ्रमण का आरंभ। पूर्ण योजना बन गई तो शैक्षिक भ्रमण का जो आरंभ होगा उसके अंदर आपने किस जगह से शैक्षिक भ्रमण को स्टार्ट किया या आरंभ किया वो पूरी जानकारी, जिस तारीख को आप वहाँ से रवाना हो रहे हैं वो तारीख की जानकारी, मतलब अपन पहले विवरण दे दिया था उसके अनुसार आपको इसके अंदर लिखना है। तो निर्धारित दिनांक अपन ने पहले बता दी 26/12/2019, निर्धारित दिनांक पहले बता दी थी अपन। तो निर्धारित दिनांक 26/12/2019 दिन रविवार को दिए गए स्थान, मतलब अपन ने पहले स्थान दे दिया था, ओपन कर दिया था। चाहे आप जो भी स्थान या इसके अंदर कॉलेज जिस जगह से आप अपना कॉलेज डाल, जरूरी नहीं कि आप यही चीज़ लिखें, आपका जिस कॉलेज या जिस स्थान या किसी भी जगह से आप भ्रमण प्रारंभ करें उस जगह का नाम यहाँ पे लिख दीजिएगा। तो मैंने पहले स्थान दे दिया था इसके अंदर, तो देवकन्या शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय देवली टोंक के प्रांगण में 10 AM मतलब सुबह के 10 बजे हम पहुँच गए थे। निर्धारित समय पर 11 बजे पर बस भी विद्यालय में पहुँच गई थी। सबसे पहले हमारी बस लखनऊ के लिए हुई थी, मतलब जाने के लिए प्रस्तावित हुई थी। हम लोग अपने गुरुजनों का आशीर्वाद तथा अपने बड़ों का प्रणाम करके बस में बैठ गए। बस हमारे महाविद्यालय से प्रातः 11:30 बजे लखनऊ के लिए निकल पड़ी और उस समय हम बहुत ही उत्साहित हो गए थे। हम इस खुशी को बयां नहीं कर सकते हैं। उसके बाद में जो रात भर बस चली तो उसके बाद में अपन लखनऊ के लिए पहुंचे। तो सुबह के टाइम पे लखनऊ पे हम पहुंच गए थे लखनऊ। तो सुबह तो हमारा जो दर्शनीय स्थल था पहला देखने के लिए वो था अंबेडकर पार्क। तो अंबेडकर पार्क में क्या क्या चीज़ देखी वो वाली चीज़ मैं डाल रहा हूँ इसके अंदर, दिखा रहा हूँ आपको कि अपन क्या क्या चीज़ देखी। सुबह सभी छात्राएँ अंबेडकर पार्क के लिए निकल गई। अंबेडकर पार्क लखनऊ में स्थित एक दर्शनीय उद्यान वाला स्मारक है। यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की याद में समर्पित है। इस पार्क का निर्माण गुलाबी पत्थरों से हुआ है। इससे जो रात की रोशनी और बेहद खूबसूरत लगता है। इस पार्क का निर्माण उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती द्वारा वर्ष 2008 में करवाया गया था। इस पार्क प्रकार अंबेडकर पार्क का दृश्य बहुत ही मनोहर रहा। फिर हम सभी छात्राओं ने एक साथ आगरा के लिए प्रस्थान किया। तो जैसे हमने अंबेडकर पार्क देखा तो अंबेडकर पार्क देखकर हम आगरा के लिए
रवाना हो गए और वहाँ जाकर हमने आगरा का किला देखा। तो उस आगरा का किला आपकी क्या हो जाएगी, नेक्स्ट शेड्यूल हो जाएगी। तो आगरा के किले में आपने क्या क्या चीज़ें देखी, हमने क्या क्या चीज़ें देखी, उसका मैं विस्तार पूर्वक इसमें वर्णन दे रहा हूँ। तो आगरा का किला एक यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व धरोहर में से एक है। यह किला भारत के उत्तर प्रदेश यानी यूपी राज्य के आगरा शहर में स्थित है। यह किला ऊंची ऊंची 4 दीवारों से घिरा हुआ है। भारत के मुगल साम्राज्य को सम्राट बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां व औरंगजेब यहाँ रहा करते थे। जो आगरा का किला है उसके बारे में ये थोड़ी बहुत जानकारी मैं इस पर दे रहा हूँ, इसको चीज़ को आप लिख लीजिएगा। उसके बाद में यहाँ तक लिख लिया आपने, उसके बाद में आगे लिखेंगे अपन। यह आगरा के 3 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। जो आगरा का जो किला है ये आगरा के 3 किलोमीटर के दायरे, मतलब 3 किलोमीटर लंबा एक किला है। ये 3 किलोमीटर के दायरे में ये फैला हुआ है। इसकी दीवार 70 फीट ऊंची है। इसके चारों तरफ 4 मुख्य द्वार हैं। इस किले के भीतर जहांगीर, शाहजहां व औरंगजेब यहाँ रहा करते थे। जो किला है इसके अंदर यहाँ पे जहांगीर भी रह रखा है, यहाँ पे शाहजहां भी रह रखा है और औरंगजेब भी यहाँ निवास करते थे। यह आगरा के इस किले के भीतर जहांगीर महल, खास महल, शीश महल, दीवाने आम, नगीना मस्जिदें, मोती मस्जिदें आदि स्थित है। इस प्रकार हमारी यात्रा का अगला पड़ाव ताजमहल की ओर चल पड़ा था। जैसे ही हमने आगरा का किला देखा, तो आगरा का किला देखने के पश्चात जो हमारी यात्रा का पड़ाव था या आगे देखने का जो स्थल था, वो स्थल अपना था आगरा का ताजमहल। तो आपकी हेडिंग हो जाएगी नेक्स्ट वाली, आगरा का ताजमहल। तो आगरा के ताजमहल में जो जो हमने चीज़ें देखी या जो दृश्य जो चीज़ें थी, उस चीज़ों का मैं इसमें वर्णन कर रहा हूँ। तो वो चीज़ हो जाएगी, लिख रही है इसके अंदर, आगरा का किला के भ्रमण के पश्चात हम आगरे के ताजमहल पहुँचे। ताजमहल आगरा में स्थित है। यह यमुना नदी के तट पर बना हुआ है। यह बेहद सुंदर इमारत है। यह हाथी दांत सफ़ेद संगमरमर से बना है। इसे 1632 में मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा अपनी पसंदीदा बेगम मुमताज की याद में बनवाया था। शाहजहां ने कारीगरों के हाथ भी कटवा दिए थे। ताजमहल को 1983 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल घोषित कर दिया। इसके बाद हम वृंदावन के लिए निकल गए। जैसे ही हमने ताजमहल देखा, तो ताजमहल देखने के पश्चात हम वहाँ से जो हमारा आगे का दर्शनीय स्थल था वृंदावन, तो वृंदावन के लिए अपन ने क्या कर लिया, प्रस्थान कर लिया। जैसे हमने आगरा का ताजमहल देखा, तो ताजमहल देखने के पश्चात जो हमारा अगला पड़ाव था या अगला दर्शनीय स्थल था, वो था हमारा वृंदावन। तो हमारी बस वहाँ से वृंदावन के लिए निकल गई। तो आपका जो अगला नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगा वृंदावन, क्योंकि वृंदावन में जो भी अपनी चीज़ें देखी वो चीज़ें यहाँ पर हम लिखेंगे। तो वृंदावन में हमने देखा प्रेम मंदिर वृंदावन, ये आपकी हेडिंग हो जाएगी। तो प्रेम मंदिर में हमने देखा सभी छात्र वृंदावन में प्रेम मंदिर पहुँचे। प्रेम मंदिर मथुरा जिले के समीप वृंदावन में स्थित है। जगत गुरु कृपाल महाराज द्वारा भगवान श्री कृष्ण और राधा के मंदिर के रूप में बनवाया या निर्माण करवाया गया है। प्रेम मंदिर में इटालियन फराया संगमरमर का प्रयोग किया गया है। जो प्रेम मंदिर है उस प्रेम मंदिर के अंदर इटालियन फराया संगमरमर का प्रयोग किया गया है। तो इसको बनाने के लिए इटालियन फराया संगमरमर का प्रयोग किया गया है। और जो ये प्रेम वृंदावन जो मंदिर है, ये मथुरा जिले के समीप एक वृंदावन गांव है, वहाँ पर ये स्थित है। इसमें राजस्थान और यूपी के 1000 शिल्पकारों ने इसे तैयार किया था। जो प्रेम मंदिर था, ये प्रेम मंदिर राजस्थान व जो उत्तर प्रदेश के जो शिल्पकार थे या जो कारीगर थे, उन 1000 कारीगरों ने मिलकर इस मंदिर का निर्माण किया था। इसके बाद में अपना जो आगे का दर्शनीय स्थल होगा, वो दर्शनीय स्थल है बरसाना लाडली मंदिर।
वृंदावन के पास में ये बरसाना है, तो बरसाना के अंदर एक है अपना लाडली मंदिर। तो इसके अंदर अपन ने क्या क्या देखा वो चीज़ इसके अंदर लिख रहे हैं हम। अब हमारा शैक्षिक भ्रमण बरसाना की मंदिर की ओर चला। बरसाना में मुख्यतः श्री कृष्ण और राधा रानी के ही मंदिर की ओर चला। बरसाना में मुख्यतः होली में बहुत आकर्षण और सुंदर मेला लगता है। बरसाना की लठमार होली पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। तो कहने का मतलब जो बरसाना की जो होली है उस होली को एक विशेष तरीके से मनाया जाता है और इस होली को पूरे विश्व भर में लठमार होली के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये होली इतनी प्रसिद्ध है कि इसके अंदर जो औरतें होती है वो पुरुषों के लठ मारती है और उनसे क्या करती है, गुलाल लगवाती है। यदि अगर पुरुष स्त्री के अगर गुलाल लगाएगा तो उसको लठ खाना पड़ेगा या लठ की मार खानी पड़ेगी। इसके बाद में जो अपना अगला दर्शनीय स्थल आता है वो भी बरसाना में ही है, वो है ललिता बिहारी मंदिर बरसाना। ये आपके हेडिंग हो जाएगी, ललिता बिहारी मंदिर बरसाना। हम सभी लाडली मंदिर बिहारी मंदिर पहुँचे। यह मंदिर बहुत सुंदर व मनोहक है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ श्री कृष्ण का नाम राधा के नाम से न लेकर राधा के सखी ललिता के साथ लिया जाता था। इस जगह पर इसी कारण मंदिर बनवाया गया और उसका नाम राधा कृष्ण न रखकर ललिता बिहारी मंदिर रखा गया। जो ये ललिता बिहारी मंदिर है, इस मंदिर के अंदर ये बरसाना में है। इसकी ये मान्यता है कि जो श्री कृष्ण के साथ जैसे राधा रानी का नाम लिया जाता है, लेकिन इस मंदिर के साथ में जो राधा रानी की एक सखी थी ललिता, उस ललिता का नाम श्री कृष्ण के साथ में लिया जाता है। इस वजह से इस मंदिर को ललिता बिहारी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये चीज़ अपन ने यहाँ पे देखी। ये चीज़ देखने के बाद जो अपना या हमारा जो अगला दर्शनीय स्थल था उसकी ओर चलते हैं अपन। जो दर्शनीय स्थल है या दर्शनीय स्थल की जो आप हेडिंग डालेंगे वो है दर्शनीय स्थल श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा। ये हो जाएगी आपकी हेडिंग, या जो क्योंकि अपन मथुरा में पढ़ रहे हैं तो श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा। तो मथुरा यूपी का एक जिला है जो ऐतिहासिक रूप से कनिष्क वंश द्वारा स्थापित किया गया नगर है। आज के समय मथुरा जिला एक धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। मथुरा भारतीय सांस्कृतिक एवं सभ्यता का केंद्र माना जाता है। प्रवेश द्वार के दोनों तरफ द्वारपाल की खूबसूरत प्रतिमाएं लगी है। ऊपर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ सारथी बने दिख रहे हैं। जो कृष्ण जन्मभूमि मथुरा है उसके अंदर ये दर्शनीय स्थल जैसे आपने देखे वो सारी चीज़ इसके अंदर मैंने लिख दीजिए। तो ये आपने ये चीज़ लिख लीजिए। इसके बाद में ये चीज़ लिखने के बाद में आपने ये सारी चीज़ें उन सारी चीज़ों को आप लिख सकते हैं। एक बार मैं दोबारा से पढ़ देता हूँ। मथुरा यूपी का एक जिला है जो ऐतिहासिक रूप से कनिष्क वंश द्वारा स्थापित किया गया नगर है। आज के समय मथुरा जिला एक धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। मथुरा भारतीय सांस्कृतिक सभ्यता का केंद्र माना जाता है। प्रवेश द्वार के दोनों तरफ द्वारपाल की खूबसूरत मूर्तियां लगी हुई है। ऊपर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने बेटे दिख रहे हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, शैक्षिक भ्रमण हो जाएगा। शैक्षिक भ्रमण आपने जहाँ जहाँ किया उसके आप विस्तृत जानकारी इसमें दे सकते हैं। तो इसके बाद में इस प्रकार किसी क्षेत्र विशेष का आर्थिक एवं सांस्कृतिक ऐतिहासिक परिदृश्य सर्वेक्षण देखकर उससे स्वयं में अनुभव करना ये क्या कहलाता है, भ्रमण कहलाता है। इसलिए आवश्यक है कि क्योंकि इस माध्यम से विषय के शोध परख एवं व्यक्ति सर्वेक्षण का क्या चलता है, अपने को पता चलता है। तो ये चीज़ हो जाएगी इसके अंदर, क्योंकि अपने को जो अगर किसी चीज़ को अगर प्रत्यक्ष रूप से अपन देखते हैं तो हमारी स्मृति में और ज़्यादा स्थायी हो जाती है। तो इस प्रकार हमारा 4 दिवसीय शैक्षिक भ्रमण के दौरान हमने गुरुजनों का निर्देशन एवं मार्गदर्शन दिया गया। उसके लिए हम सदैव उनके आभारी रहेंगे।
तो ये गुरुजनों ने हमारा निर्देशन किया, इसलिए हम उनके सदा क्या रहेंगे, आभारी रहेंगे। मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ जो वीडियो है उसको लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी वाले बटन को जरूर दबाएं, ताकि जो भी वीडियो डले तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।